नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इसका पार्ट 1। देखिए, चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से कम आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, इसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। राजधानी विजयनगर, इस चीज को याद करके रखिएगा। विजयनगर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जो कि मैप के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पे मैं चीजें आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन लेंदी होने के साथ साथ इजी बहुत है। इजी क्यों है? क्योंकि चीजों को इजी बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और ये कब से बात हो रही है? 14वीं शताब्दी से, यानी कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच की बात होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 14 से 16 के बीच में बात होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं विजयनगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये है विजयनगर। भारत का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ये है विजयनगर एम्पायर। देखिए लिखा है ना, ये विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर ये सारा चीज फैला हुआ था, और बेसिकली अगर कहा जाए तो ये तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के किनारे था। विजयनगर तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के किनारे था। तो अभी हमारा जो ये चैप्टर होने वाला है विजयनगर वाला, वो यही है कि दक्षिण भाग में स्थित, भारत के दक्षिण में स्थित विजयनगर, जो कि 14वीं शताब्दी में फला फूला 16वीं शताब्दी तक आते आते उजड़ गया, और उसके बाद किस हिसाब से आज के टाइम पे वहां पे क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज लिखा है विजयनगर का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, 14वीं सदी में स्थापित, यानी कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। 14वीं सदी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, उत्तर में कृष्णा नदी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो कृष्णा नदी कहाँ है? कृष्णा नदी देखिए उत्तर है ना, ये इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। तो कृष्णा नदी कहाँ है? उत्तर में ही है ना। तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर क्षेत्रों में, यानी कि नीचे की तरफ फैली हुई है। अब आप कहोगे सर ये प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप का सर मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है वो जगह जो तीनों ओर से पानियों से घिरा हो। तीनों ओर से क्या हो? पानियों से घिरा हो, और बीच में लैंड हो, तो उसी को कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो आई होप सो आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि 14वीं सदी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण भाग तक ये फैला हुआ था। दूसरा चीज, विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों ही था। यानी कि विजयनगर को एक शहर भी कहा जाता है और एक साम्राज्य भी कहा जाता है। ये दोनों नामों से जाना जाता है। 1565 में इस पर हमला किया गया और इसे लूटा गया, और बाद में उजड़ गया। उजड़ गया का मतलब होता है कि खत्म हो जाना। ठीक है, यद्यपि अब ये खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग भूल जाएंगे, बल्कि विजयनगर खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो इसको अपनी स्मृतियों में याद करके रखते हैं, मतलब यादों में याद करके रखते हैं। ठीक है, और इसको आज भी हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, यद्यप 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूर्णतः नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी के दो आब क्षेत्रों के निवासियों की स्मृतियों में आज भी ये जिंदा है। यानी कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो क्षेत्र है, जो निवासी रहते हैं वहां पे, उनकी स्मृतियों में यानी कि यादों में आज भी ये जीवित है, हम्पी के नाम से जीवित है। अब कहोगे सर ये हम्पी नाम क्यों रखा गया? तो देखिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक ही बन जाता है कि हम्पी की खोज। तो ये है यहाँ की मंदिर, एक मंदिर, दो मंदिर, इस हिसाब से देखो कितने विशाल मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है। तो देखिए क्या लिखा है, पहला चीज, हम्पी एक शहर था जिसे पंपा देवी के नाम से बनाया गया था। हम्पी क्या था? एक शहर था जिसे पंपा देवी के नाम से बनाया गया था। और ये पंपा देवी किसको हम कह रहे हैं? पंपा देवी यानी कि पार्वती माता का स्वरूप। और आप सबको ये बात पता होगी कि पार्वती माता का जो शादी हुआ था वो हुआ था शिव जी से, यानी कि विरूपाक्ष से। तो यानी कि दक्षिण में विजयनगर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो मंदिर है, पंपा देवी और विरूपाक्ष के नाम से। तो जाहिर सी बात है पार्वती माता और शिव जी की आपस में शादी हो रखी थी, और उनको इसी रूप में यहाँ पे पूजा जाता है, लेकिन पंपा देवी और विरूपाक्ष के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि हम्पी के खंडहरों की खोज हुई थी 18वीं शताब्दी में। देखिए, विजयनगर जो शहर है वो 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में नष्ट हो गया। अब 16वीं से लेकर 18वीं तक
यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, लेकिन 1800 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खोज होना स्टार्ट हो गया। यानी कि 200 सालों तक इसकी खोज नहीं हुई थी, लेकिन फिर 1800 में इसकी खोज होनी स्टार्ट हो गई। और कब हुई? 1800 ईस्वी में हुई थी। और ये किसने किया था? ये एक अभियंता और पुरातात्विक कर्नल कलिंग मैकेंजी ने किया था। अभियंता का मतलब एक तरीके से मान लो कि इंजीनियर। कौन सी इंजीनियर? जिनका नाम था कर्नल कलिंग मैकेंजी। ये क्वेश्चन पूछता है कि कर्नल कलिंग मैकेंजी कौन थे, तो आप बोल सकते हो कि हम्पी के खोज करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, यानी कि काम किया करते थे। उन्होंने इस जगह का सबसे पहला प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। सर्वेक्षण का मतलब होता है खोजना। अब जब कर्नल कलिंग मैकेंजी आए थे तो ये सारे नगरों को घूमे थे, और घूमने के बाद वो मानचित्र बनाए थे कि आखिर विजयनगर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। अब इन्होंने मानचित्र बना दिया। अब ये मानचित्र बना के तैयार कर दिए। मानचित्र जब बन के तैयार हो गया तो यहाँ पे पहुंचते हैं शोधकर्ता। शोधकर्ता का मतलब था खोजने वाले। तो जब शोधकर्ता को ये मानचित्र मिला तो उनको जाहिर सी बात है काफी हेल्प मिली, और उन्होंने बहुत सारी चीजों को खोजा, और यही सारी चीजें विजयनगर की विशेषता में आती है। तो देखिए क्या लिखा है, उनके द्वारा प्राप्त आरंभिक जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी की पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कर्नल कलिंग मैकेंजी ने सबसे पहले प्रथम मानचित्र तैयार किया था, और मानचित्र जब इन्होंने तैयार किया तो ये इन मंदिरों में जो रहने वाले जो पुरोहित थे यानी कि पंडित थे, उनके पास गए और उनके पास जाने के बाद पूछे कि आप विजयनगर के बारे में क्या जानते हो। तो जाहिर सी बात है इनको भी अपने पूर्वजों से पता लगी हुई चीजें याद होंगी, तो वो इनको सारी बातें बताए कि देखो विजयनगर ऐसा ऐसा ये चीज फैला हुआ था। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि कर्नल कलिंग मैकेंजी को जानकारी जो मिली थी वो किस चीज से मिली थी? वो विरूपाक्ष और पंपा देवी के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित सारी बातें लिखी गई थी। आगे कालांतर में 1856 ईस्वी में छायाचित्रों ने यहाँ की इमारतों के चित्र संकलित करने शुरू किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर सके। यानी कि कालांतर में अगर मैं बात करूं 1856 में, तो 1856 में यहाँ पे छायाचित्र यानी कि एक तरीके से ब्लू प्रिंट तैयार किया गया कि आखिर विजयनगर क्या है, कहाँ कहाँ तक फैला है, क्या क्या चीजें यहाँ पे है। और इससे जाहिर सी बात है जो शोधकर्ता आए थे यहाँ पे चेक करने के लिए, उनको काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता दिया था कि जो अभिलेख शास्त्री होते हैं उनका काम होता है अभिलेखों को पढ़ना। तो 1836 में जो अभिलेख शास्त्री यहाँ पे आए थे, अभिलेख करता आए थे, इन्होंने हम्पी के जो दूसरे मंदिरों में जो अभिलेख इनको प्राप्त हुए थे, जो दर्जनों अभिलेख प्राप्त हुए थे, उनको इन्होंने क्या किया था? पढ़ा था, और पढ़ने से इन्होंने इतिहास की रचना की थी। तो यही है 1836 में जो अभिलेख करता थे वो हम्पी के दूसरे मंदिर में जाके जो दर्जनों अभिलेख हुआ करते थे उनको देखते थे, उनको पढ़ते थे, और इससे इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। चीजें समझ में आ रही है? तो पहले में हमने क्या बात किया? पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि विजयनगर 14वीं शताब्दी में फैला, और फिर ये आगे चल के 16वीं शताब्दी में नष्ट हो गया, फिर हम्पी के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये आप कहोगे सर ये क्या है? तो ये विट्ठल दास का मंदिर है, विट्ठल मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा हम्पी की खोज आपको पता है कि कर्नल कलिंग मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में की थी, और यहाँ की जितनी भी चीजें हैं ये किस चीजों पर आधारित है? तो यह पंपा देवी और विरूपाक्ष के जो पुरोहित थे यानी कि पंडितों के स्मृतियों पर आधारित सारी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी। और इसके अलावा यहाँ पे 1856 में छायाचित्र तैयार किया गया यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। 1836 में यहाँ पे अभिलेख जो शास्त्री थे वो चीजों को देखे और उन सारी चीजों को एकत्रित करके रखे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विजयनगर के बारे में। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का। यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस चीज को किया था। और कब किया था? 1336 ईस्वी में इस चीज को स्थापित किया था। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। देखो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है, और यह आजकल कर्नाटक गणराज्य का हिस्सा है। ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कर्नाटक का ही तो है। तो यही चीज लिखा है। आगे 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ और इसे लूटा गया, और बाद में ये उजड़ गया। जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया कि इस पे आक्रमण किए गए और इसे लूटा गया और बाद में उजड़ गया। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से ये नष्ट हो चुका था, और फिर
कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी दो आपके क्षेत्रों के लोगों की स्मृतियों पर हम्पी के नाम से आज भी ये जीवित रहा। विजयनगर जो सबसे ज्यादा फेमस था, किस चीजों के लिए? वस्त्रों के लिए फेमस था, मसालों के लिए फेमस था, रत्नों के लिए फेमस था, और ये इन सभी के बाजारों के लिए बहुत ही ज्यादा विख्यात हुआ करता था, यानी कि फेमस हुआ करता था। विजयनगर एक शहर भी था और साम्राज्य भी था, दोनों ही था, जो कि हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। अब कहोगे सर ये रायचूर क्या है? तो रायचूर में आपको बता दूं, विजयनगर और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को दो आप कहते हैं या फिर रायचूर कहते हैं। तो ये लिखा है, दो नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है दो आप या रायचूर। और ये कौन सी दो नदियां हैं? तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे देखिए, अमरनायक। अमरनायक क्या होते हैं, इन चीजों को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाक से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, ठीक है, या फिर इस नंबर पे 7011912793 पे मैसेज कर सकते हैं और अपने नोट्स को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अमरनायक। अमरनायक क्या हुआ करते थे? तो देखिए, अमरनायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे। सैनिक कमांडर मतलब क्या है कि इनके पास सशस्त्र सेनाएं हुआ करती थी, और इनको जो राजा होते थे, राय देखो बोला जाता है बेसिकली राजा को। तो यही लिखा है, अमरनायक सैनिक कमांडर थे, उन्हें राय द्वारा, राय मतलब राजा के द्वारा, प्रशासन के लिए यानी कि शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से भू राजस्व मतलब लेते थे, यानी कि कर वगैरह वसूला करते थे। ठीक है, और वे राजस्व का कुछ हिस्सा निजी उपयोग के लिए, यानी कि जो भी कर वो वसूला करते थे, उसमें से जो कुछ हिस्सा था वो अपने पास रख लेते थे, और बाकी का जो पैसा हुआ करता था वो राजकोष में जमा करवा देते थे। अब कहोगे सर कि वो जो निजी पैसा जो अपने पास रख लेते थे वो किस काम के लिए रखते थे? तो वो इसलिए रखते थे क्योंकि इनके पास जो घोड़े होते थे उनके देख रेख के लिए, हाथियों के देख रेख के लिए, इन सभी चीजों के रख रखाव में पैसा खर्च होता था, और इसी वजह से वो थोड़ा बहुत पैसा जो अपने पास रख लेते थे, इन्हीं सभी चीजों के देखभाल के लिए रख लेते थे, और बाकी सारा पैसा ये राजकोष में जमा करवा देते थे। आगे, उनके दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। जो अमरनायक हुआ करते थे, ये विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे उनको सैनिक सहायता प्रदान करवाया करते थे। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार उपहार भेजता था, यानी कि जो अमरनायक जो हुआ करते थे, ये राजा के पास एक बार, साल में एक बार कम से कम इनके पास भेंट भेजा करता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि भेंट के साथ ये खुद उपस्थित हो जाते थे, ताकि राजा को प्रसन्नता होती थी, राजा से ये खुद मिल सकते थे, बाकी सारी बातें उनसे मिलकर कर सकते थे। तो यही लिखा है, अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार उपहार भेजा करते थे, और वे अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में उपहारों के साथ साथ वो स्वयं भी उपस्थित हो जाया करते थे। आगे, राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते थे, यानी कि ट्रांसफर कर देते थे, और उन पर अपना नियंत्रण दिखाते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हस्तांतरित इस वजह से किया जाता था ताकि राजा इन पर अपना नियंत्रण दिखा सके। किंतु 17वीं शताब्दी में उनमें से अनेक नायकों ने अपनी आजादी स्थापित कर ली थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो अमर नायक पे जो राजा अपना कंट्रोल दिखाते थे, आगे चल के 17वीं शताब्दी में ऐसा देखा जाता है कि जो अमर नायक थे वो अपने आप को आजाद घोषित कर देते थे। ठीक है ना, तो अब ये हो गया अमर नायक। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। जितने भी चीज मैं करवा रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब समझते हैं नायक। नायक कौन हुआ करते थे? तो आपने वो फिल्म देखी है नायक खलनायक। खलनायक बेसिकली किसको बोलते हैं? जो दुश्मन होता है, जो मतलब गुंडा होता है, उसको खलनायक बोलते हैं। और नायक किसको बोलते हैं? जो सबकी हिफाजत करे, यानी कि एक तरीके से सेना। तो देखिए क्या लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ठीक है, सेना के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको नायक कहा जाता था। इनके पास सैन्य शक्ति हुआ करती थी। नायक प्रायः किलों पर अपने नियंत्रण रखते थे। किस पे? किलों पर अपना नियंत्रण रखा करते थे। और इनके पास सशस्त्र समर्थन होता था। मतलब सशस्त्र समर्थन का मतलब होता है, होने का मतलब यह है कि इनके पास सेनाएं बहुत हुआ करती थी, साथ में हथियार भी हुआ करते थे। मतलब A to Z हर एक चीज हुआ करती थी। आगे, वे स्थान स्थान पर घूमते रहते थे और कभी कभी उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। यानी कि इनका एक चीज, और ये जगह जगह पे घूमते थे और उपजाऊ भूमि का तलाश किया करते थे। और इन चीजों में कभी काल जो किसान वगैरह हुआ करते थे ये भी इनका साथ देते थे।
प्राय यह तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोला करते थे, और कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण कर दिया था। यानी कि कई सारे ऐसे नायक हुआ करते थे जो विजयनगर के जो राजा थे उनके साथ टाई अप कर लेते थे, उनको समर्पण कर देते थे, और राजा जैसा बोलता था उसी हिसाब से काम करते थे। लेकिन कुछ ऐसे नायक हुआ करते थे जो विद्रोह भी कर देते थे, ठीक है, और उन्हें सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा दबाया जाता था, यानी कि राजा उनको सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा दबा दिया जाता था, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमने क्या समझा, नायकों के बारे में समझा। जो सैनिक प्रमुख होते थे उनको नायक कहते थे। ये इनके पास सैन्य शक्ति हुआ करती थी, ये किले पे नियंत्रण रखा करते थे, साथ ही साथ भूमि के तलाश में इधर उधर घूमते थे, कन्नड़ तेलुगु बोला करते थे, और इसके साथ साथ जो कुछ नायक हुआ करते थे वो राजा का समर्थन प्राप्त कर लेते थे, राजा को खुद ही समर्पण कर देते थे, सरेंडर कर देते थे। और कुछ ऐसे हुआ करते थे जो विद्रोह कर देते थे, और जो विद्रोह करते थे उनको राजा सैनिक कार्रवाई के द्वारा दबा देता था, रोक देता था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं विजयनगर राजधानी तथा परिप्रदेश, मतलब आसपास के जो प्रदेश हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, विजयनगर शहर उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक था। अधिकतर राजधानियों की तरह ही विजयनगर की भी अपनी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली है। यानी कि कहने का मतलब ये है, विजयनगर जो फेमस है खासकर सुरक्षा के लिए फेमस है, क्योंकि इसको चारों ओर से एक तो पहाड़ घेरा करती थी, और इसके साथ साथ जहाँ पे पहाड़ नहीं होती थी वहां पे किलेबंदी कर दी जाती थी। इस वजह से विजयनगर को सुरक्षित माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें वहां पे पैदावार भी अच्छी होती थी, और इसके अलावा वहां के राजा भी बहुत ज्यादा योग्य थे। तो हर एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो रूपरेखा यानी कि जो बनावट है, भौगोलिक जो बनावट है वो काफी अच्छी हुआ करती थी। और इनमें जो प्रणाली जो भी, चाहे चित्रात्मक की बात किया जाए चाहे मंदिरों की बात किया जाए, उनमें जो भी नक्काशी की गई है वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से की गई है। इस वजह से विजयनगर को आज भी एक बेटर साम्राज्य के तौर पे देखा जाता है। तो आगे देखिए जल संपदा। जल संपदा का मतलब होती है जलों के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि आप देखो पहले के समय में लोग ना वर्षा पे निर्भर हुआ करते थे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य ने ये कहा था कि हम वर्षा पे निर्भर नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे आसपास की जो नदियां हैं जैसे कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, इनमें से हम जो पानी है उनको हम खेतों तक लेके आएंगे नहरों के माध्यम से, इसके अलावा साम्राज्य तक लेके आएंगे, ताकि किसी को जल से कोई दिक्कत ना हो, मतलब जल की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो यही लिखा है जल संपदा। तो देखिए क्या लिखा है कि उत्तर पूर्व की दिशा में बहने वाली तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाया गया एक विशाल प्राकृतिक जलकुंड विजयनगर की भौगोलिक स्थिति को विशिष्टता प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज की बात हो रही है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इसकी बात हो रही है, यहाँ पे कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है। तो ये नदियों से एक जलाशय निकाला जाता था, और इसको नहरों के माध्यम से खेतों तक लेके जाया जाता था। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक जो जल कुंड था ये कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, यानी कि विशिष्ट बना देता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इसके इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास के जो भू दृश्य, यानी कि भू मतलब होता है जमीन, दृश्य का मतलब होता है देखने वाला। तो देखिए इसके इर्द गिर्द का जो भू दृश्य है वो रमणीय ग्रेनाइट, रमणीय का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे, आकर्षक लगे। ग्रेनाइट का मतलब होता है कि इस तरीके की जो पहाड़ी होती है, जो काली पहाड़ी होती है, ठीक है। तो यही लिखा है कि इसके इर्द गिर्द का भू दृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, यानी कि भरा हुआ है, जो शहर के चारों तरफ करधनी का काम करता है। यानी कि कहा जाए तो विजयनगर के आसपास ऐसी पहाड़ियां बनी हुई है जो कि एक करधनी का काम करता है। करधनी मतलब होता है चारों ओर से घेरने का काम करता है, ठीक है। इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं आकर नदी में मिल जाती है। देखो इस पहाड़ी से अनेक जलधाराएं आगे जाके नदियों में मिल जाती है। करीब समस्त धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर विभिन्न प्रकार के हौज बनाए जाते हैं। हौज का मतलब समझते हो क्या होता है, एक प्रकार का कुंड बनाया जाता है जहां पे पानी को स्टोर किया जाए, ठीक है। और यहीं से नहरों के माध्यम से, यहीं से छोटे छोटे नालियों के माध्यम से खेतों तक पानियों को पहुंचाया जाए। यहाँ पर वर्षा का अभाव था, यानी कि बारिश नहीं हुआ करती थी, अतः पानी के संचयन यानी कि इकट्ठा करने के लिए इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो कि विजयनगर वालों ने कर रखा था। जैसे कि कमलपुरम जलाशय और इसके अलावा हरिया नहर।
ये दो ऐसे जगह है, ये दो ऐसे जलाशय हैं जिसके द्वारा खेतों को सींचा जाता था। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने यही पढ़ा कि विजयनगर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो अपने भौगोलिक रूपरेखा की वजह से फेमस है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि आसपास में ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि वहाँ पे पानी का समस्या होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। इस वजह से संचयन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और आगे चल के विजयनगर ने बहुत ही व्यापक प्रबंध कर दिए थे और जिसकी वजह से वहाँ पे पानी इजिली ही मिल जाता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमलपुरम जलाशय। तो देखिए क्या लिखा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हौज में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के शुरुआत सालों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। ये देखिए बेसिकली याद करके रखिएगा, अदरवाइज ये बहुत ही कम पूछता है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा कि कमलपुरम जलाशय कब बनाया गया था, तो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। देखिए क्या लिखा है, इस हौज के पानी से न सिर्फ आसपास के खेतों को सींचा जाता था, अपितु इसे एक नहर के जरिए राजकीय केंद्र तक भी पानी ले जाया जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ खेतों तक सिंचाई नहीं होती थी, बल्कि इसके द्वारा राजकीय केंद्र तक, यानी कि जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे वहां पे भी पानियों को ले जाया जाता था। आगे दूसरी बात करते हैं हिरिया नहर। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचनाओं में से एक हिरिया नहर, जो आज भी भग्नावशेष के मध्य देखा जा सकता है, यानी कि आज भी इसको देखा जा सकता है क्योंकि ये ऐसा ही बना हुआ आज भी है वहां पे। और इस नहर में तुंगभद्रा पर निर्मित बांध से पानी लाया जाता था तथा इसे धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी को सिंचित करने में इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, विजयनगर इतना बेटर जगह था, इतना बेटर साम्राज्य था कि इन्होंने अपने साम्राज्यों को कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। जैसे राजकीय केंद्र अलग हो गया, प्रशासनिक केंद्र अलग हो गया, धार्मिक केंद्र अलग हो गया, ठीक है, शहरी केंद्र अलग हो गया। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा था ताकि प्रशासन का काम हो तो अलग जगह पे, राजकीय काम हो तो अलग, धार्मिक काम हो तो अलग, क्योंकि राजा महाराजा मंदिर भी अलग बनवाया करते थे ताकि पूजा पाठ उसमें कर सकें। तो अब यही बात लिखी है कि धार्मिक केंद्र, जहां मान लो इसको ये धार्मिक केंद्र बनाया गया है और ये शहरी केंद्र बनाया गया है, अब इसके बीच की जो भूमि हुआ करती थी इसको सिंचाई करने के लिए हिरिया नहर का प्रयोग किया जाता था। यानी कि धार्मिक केंद्र शहरी केंद्र को पृथक करने वाली जो घाटी थी इसको सिंचित करने के लिए हिरिया नहर का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इस्तेमाल किया जाता था। शायद इसका निर्माण संगम वंशों के द्वारा करवाया गया होगा, यानी कि शायद ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण संगम वंशों के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, किलेबंदी, यानी कि विजयनगर को आसपास से घेरा गया था। तो कैसे घेरा गया था, तो देखिए विजयनगर शहर के विभिन्न भागों को विशाल किलेबंदी की दीवारों से घेरा गया था, यानी कि आसपास दीवारों से घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के एक राजा थे जिन्होंने अपने एक दूत को अब्दुल रज्जाक को भेजा था कालीकट में, यानी कि भारत में भेजा था ताकि यहाँ के किले बंदियों को देख सके और उसका वर्णन कर सके। तो 15वीं शताब्दी में फारस के जो राजा थे उन्होंने अब्दुल रज्जाक को यहाँ पे भेजा और वो जब यहाँ पे आया तो यहाँ के किलेबंदी से काफी प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद उसने अपनी पुस्तक में जिक्र किया किसके बारे में, दुर्गों के बारे में, यानी कि किलों के बारे में। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। किलों के बारे में उसने उल्लेख किया कि किस हिसाब से चारों ओर इस तरीके की दीवारें बना दी जाती थी ताकि विजयनगर को सुरक्षित रखा जा सके। किलेबंदी का मतलब होता है चारों ओर से दीवारों से घेर देना, किलेबंदी इसको कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इसने ये बताया है कि किलेबंदी ना सिर्फ शहरों में किया गया था बल्कि खेतों और जंगलों को भी घेरा गया था और सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर तरफ बनी पहाड़ियों से परस्पर जोड़ती थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि विजयनगर के साइड में पहाड़ बना हुआ था और कई सारे पहाड़ बने हुए थे, तो पहाड़ों को आपस में जोड़ती है ये किलेबंदी। जैसे मान लो एक पहाड़ यहाँ था, एक पहाड़ यहाँ था, एक पहाड़ यहाँ था, और इस हिसाब से जहाँ पे पहाड़ नहीं होते थे वहां पे एक किलेबंदी कर देते थे ताकि एक बाउंड्री बन सके और विजयनगर सुरक्षित रह पाए। आगे समझते हैं, इसमें किसी प्रकार के गारे का प्रयोग नहीं किया जाता था। गारे का मतलब होता है किसी प्रकार के ऐसे पदार्थ का यूज नहीं किया जाता था जिसकी वजह से दो वस्तुएं आपस में जुड़े। ठीक है, और ये बेसिकली अगर मैं बात किया जाए आज के टाइम पे, आप देखते हो एक घर बनता है तो उसमें
ईंट को जोड़ने के लिए मसाले का यूज किया जाता है, लेकिन पहले के समय ना तो गारे का यूज किया जाता था, ना तो किसी प्रकार की वस्तु का यूज किया जाता था। ठीक है, तो यही बातें लिखी है कि इनमें किसी प्रकार के गारे अथवा जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार होते थे। फनाकार का मतलब होता है कि कुछ इस ऐसे शेप में बने हुए थे कि आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया जाता था और वो टिक भी जाते थे, किसी प्रकार का गारे का यूज नहीं होता था। ठीक है, तो पत्थर के टुकड़े फनाकार थे जिसके कारण वे अपनी जगह पर टिके रहते थे। दीवार के भीतर का हिस्सा मिट्टी तथा मलबे से मिश्रण से बना हुआ था, यानी कि अंदर के हिस्से की बात करें तो ये मिट्टी और मलबे के उससे बना हुआ था, लेकिन अगर मैं बाहर की बात करूं तो वहां पे फनाकार पत्थरों से किलेबंदी की गई थी, जिसमें कोई भी किसी प्रकार के गारे का प्रयोग नहीं किया गया था। आगे क्या लिखा है, इस किलेबंदी की सर्वाधिक प्रभावशाली बात यह है कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि शहर, खेत, जंगलों इत्यादि चीजों को घेरा गया था। अब यहाँ पे अब्दुल रजाक ये लिखता है कि यहाँ पे 3 प्रकार की दीवारें थी, पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवार थी जो कि आपस में खेतों, बागीचों और आवासों को आपस में जोड़ती थी। अब कौन कौन सी है उस चीज को देख लो। यहाँ पे पहली जो किलेबंदी की गई थी वो शहर के चारों ओर की गई थी और ये पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजयनगर में बहुत सारी पहाड़ियां थी, तो जहाँ पे पहाड़ होते थे वहां पे घेरते नहीं थे, बल्कि पहाड़, 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह खाली हुआ करती थी उस चीज को आपस में जोड़ देते थे, जिसकी वजह से किलेबंदी हो पाए और चारों ओर से विजयनगर सुरक्षित रह पाए। अच्छा, साथ ही साथ किलेबंद के अंदर क्या होता था, अन्नागार होता था, यानी कि स्टोरेज, जहाँ पे अन्न को स्टोरेज किया जाता था, यानी कि अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, इसको भी घेरा गया था। साथ ही साथ जंगल को और कृषि क्षेत्र को भी घेरा गया था। क्योंकि जंगल को इसलिए घेरा गया था क्योंकि जंगल में जो काफी पेड़ थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और इसके अलावा वहां पे जो पशु वगैरह होते थे वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि जैसे मान लो हाथी हो गया, घोड़े हो गए, ये सारे जंगल में तो मिलेंगे, तो इनको भी घेरना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हुआ करता था। और इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी घेरा जाता था। साथ ही साथ जलाशय को भी घेरा जाता था ताकि दुश्मन को भी पानी ना मिल पाए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि दुश्मन आता है और दुश्मन आता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, हर एक प्रकार की चीजें चाहिए। तो इसीलिए क्या करते थे, जितनी भी चीजें हुआ करती थी, जलाशय को, चाहे अन्नगार को, चाहे कृषि को, चाहे जंगल को, सबको घेर के रखते थे ताकि ना कोई आक्रमण कर पाए और ना किसी प्रकार का खतरा हो। दूसरी किलेबंदी की गई थी, कहाँ की गई थी, नगरीय केंद्र में की गई थी, नगरीय केंद्रों के चारों ओर की गई थी। ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, याद करके रखना कि किलेबंदी की विशेषताएं बताइए। तो ये सारी बातें जो मैंने पीछे बताया और आगे बता रहा हूँ, ये सारी चीज आप लिखोगे ही। तीसरी किलेबंदी कहाँ की गई थी, शासकीय केंद्रों में की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा किलेबंद बस्ती में जाने के लिए एक प्रवेश द्वार होता था। जैसे आपने देखा है चारों साइड से किलेबंदी कर दी जाती है और एक ओर छोड़ दिया जाता है, इसी को कहते हैं द्वार, जहां से प्रवेश द्वार होता है, जहां से एंट्री होती है। तो किलेबंद बस्ती में जाने के लिए एक प्रवेश द्वार होता था। साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर मेहराब बने होते थे। तो आपने देखा होगा जो गेट बनता है उसमें इस हिसाब से चीजें बनी होती है ना, मतलब इस हिसाब से चीजें बनी होती हैं कुछ इस तरीके से, ताकि अंदर एंट्री हो पाए। मतलब ये देखो इस तरीके से मेहराब इसको बोलते हैं, इस तरीके की चीजें बनी होती है गेट के सामने। इंडिया गेट देख लो, वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई है। ठीक है, साथ ही द्वार के ऊपर गुंबद भी बना होता है, यानी कि ऊपर अगर मैं बात करूं तो गुंबद, इस तरीके से गुंबद बना होता है। तो यहाँ पे 2 चीज और क्लियर कर लो, मेहराब किसको बोलते हैं, जो अंदर का इस हिसाब से पोर्शन बना होता है, इसे मेहराब कहते हैं। और गुंबद किसको कहते हैं, जो इस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसको गुंबद कहा जाता है। ठीक है, तो किलेबंद ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं किलेबंदी के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आक्रमणकारी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए कोई आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर सकता है, फसलें भी सुरक्षित रहेंगी, घुसपैठिए नहीं घुस पाएंगे, और साथ ही साथ अन्नगार, जो हमारा अन्न का भंडार होता है वो भी बच जाएगा और अन्न भी सुरक्षित रखा जाएगा। हानि क्या होती है, हानि ये होती है क्योंकि ये खर्चीला होता है, बाउंड्री करना तो कोई आसान बात तो है नहीं, खर्चीला होता है और रख रखाव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मान लो इतनी बड़ी बाउंड्री आपने दे दी तो कहाँ से घुसपैठिए घुस रहे हैं, ये भी दिक्कत वाली बात है। तो देखो जहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं वहां पे नेगेटिव तो होगी ही होगी, तो ये कुछ लाभ है और कुछ हानियां हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट ये ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा
और फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को ओवर कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए, बार बार प्ले करके देखिए यार, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा ही। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आप बहुत ही इजीली वे में कर सकते हो, ठीक है। और बाकी चैनल पे अगर नए हो तो जाहिर सी बात है, बोलने वाली बात है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे हमारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज, नोट्स और हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।